Hello students, my name is Yogendra and today I am standing here on behalf of BM Public School. आज हम पढ़ने वाले हैं ग्लोब। ये ग्लोब किसका पार्ट है? सोशल स्टडीज का पार्ट है। तो आज हम जो ग्लोब पढ़ेंगे वो क्लास 5 और क्लास 6 दोनों में काम आएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपने पाइथागोरस का नाम सुना होगा। पाइथागोरस, इनका जन्म 580 बीसी में हुआ था, 580 बीसी में हुआ था और मौत 500 बीसी में हुई थी। बीसी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ चलता है। 580 में जन्म हुआ और 500 में बीसी में डेथ हो गया। तो ये पाइथागोरस कौन थे? ये पाइथागोरस एक ग्रीक फिलोसोफर थे और एक मैथमेटिशियन भी थे। हु वाज पाइथागोरस? पाइथागोरस वाज अ ग्रीक फिलोसोफर एंड अ ग्रेट मैथमेटिशियन। इन्होंने सबसे पहले अर्थ के बारे में बताया कि अर्थ क्या है? स्फेरिकल है। और हमारे इंडिया में भी शुरू से कहा जा रहा है भूगोल। भू का मतलब होता है पृथ्वी और गोल का मतलब गोल है। तो इंडिया में भी कहा जा रहा है स्फेरिकल और पाइथागोरस भी बता रहे हैं स्फेरिकल। क्या? अर्थ का शेप। बट अर्थ लुक्स लाइक एन ऑरेंज, ऑरेंज की तरह से दिखती है। इसका मतलब हुआ कि जो अर्थ है वो स्फेयर है इन शेप। शेप में कैसा है? स्फेयर है, बट नॉट परफेक्ट स्फेयर। लेकिन वह एक परफेक्ट स्फेयर नहीं है। तो है क्या? अर्थ में क्या है? बल्जिंग है। कहाँ पे? साइड्स में। और यह स्लाइटली फ्लैट है। कहाँ पे? टॉप एंड बॉटम पे। इसका मतलब हुआ कि जो अर्थ का शेप है वो क्या है? जियोइड है। जियोइड का मतलब क्या हुआ कि स्फेरिकल इन मिडिल, जो मिडिल में क्या हो? स्फेरिकल हो, एंड फ्लैटेंड एट द पोल्स, अपने पोल्स पे क्या हो? फ्लैटेंड हो। तो इस तरह के शेप को हम क्या कहते हैं? जियोइड कहते हैं। अगर हम अर्थ का एक मॉडल बनाएं तो वो मॉडल हमें किस रूप में देखने को मिलता है? ग्लोब के रूप में देखने को मिलता है। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? ग्लोब। चलिए अब हम समझते हैं कि ग्लोब क्या होता है। तो ग्लोब एक मैनमेड स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ है। मतलब ग्लोब क्या है? मैनमेड, आदमी का बनाया हुआ अर्थ का एक छोटा सा मॉडल है, स्मॉल मॉडल है। इट स्पिन्स अराउंड एन एक्सल, यह अपने एक्सल पे क्या करता है? स्पिन करता है। एक्चुअली में जो ग्लोब है यह 3D मॉडल ऑफ द अर्थ है। अर्थ का क्या है? 3D मॉडल है। 3D मॉडल का मतलब 3 डायमेंशनल मॉडल है। अच्छा, आप ग्लोब जब पढ़ते हैं तो आपको मैप की भी डेफिनेशन बताई जाती है। तो मैप क्या है? मैप एक 2D ड्राइंग है। ग्लोब क्या है? 3D मॉडल है अर्थ का। और मैप क्या है? 2D ड्राइंग है। किसका? अर्थ का। 2D का मतलब 2 डायमेंशनल ड्राइंग और 3D का मतलब 3 डायमेंशनल मॉडल। अब बात करते हैं कि अर्थ की 2 तरह की मोशन होती है। एक है रोटेशन और दूसरा है रिवोल्यूशन। अगर हमें अर्थ के मोशन को समझना है, रोटेशन या रिवोल्यूशन को, तो ग्लोब की मदद से, विद द हेल्प ऑफ ग्लोब, वी कैन अंडरस्टैंड इजिली अबाउट द रोटेशन, अबाउट द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। आप पहले से जानते हैं कि रोटेशन की वजह से क्या होता है? डे एंड नाइट होते हैं। क्या होता है? डे एंड नाइट होते हैं। और रिवोल्यूशन की वजह से क्या होता है? हमारे सीजन में चेंजेज आते हैं। तो अगर आपको दिन और रात का होना, सीजन का चेंज होना, इसको समझना है तो विद द हेल्प ऑफ ग्लोब आप आसानी से समझ सकते हैं। तो ग्लोब हेल्प टू अंडरस्टैंड द मोशन ऑफ द अर्थ, दैट में बी रोटेशन एंड दैट में बी रिवोल्यूशन। You know, rotation causes the day and night and revolution causes the change in season. जो ग्लोब होता है वो क्या होता है? अपने पोल्स पे स्लाइटली टिल्ट होता है, जैसा कि इन रियलिटी में अर्थ होती है। ग्लोब में क्या होता है कि एक बिग नीडल होती है जो कि ग्लोब पे फिक्स होती है इमेजिनरी एक्सिस की तरह से। ग्लोब पे क्या होता है? एक बिग नीडल होती है और वो भी क्या होती है? फिक्स होती है ग्लोब पे। किस तरह से? एज एन इमेजिनरी एक्सिस की तरह से। और
द टू इंड्स ऑफ द एक्सिस, इसी इमेजिनरी एक्सिस का जो दो इंड है टॉप एंड बॉटम, ठीक है, आर कॉल्ड द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। ऊपर वाले को क्या कहते हैं? नॉर्थ पोल, और नीचे वाले को क्या कहते हैं? साउथ पोल। जब आप ग्लोब को ध्यान से देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे क्या होता है, टू सेट्स ऑफ लाइंस होती हैं, दो लाइनों का सेट होता है। आर ड्रॉन ऑन ग्लोब, वो ग्लोब पे ही क्या रहती है? खींची गई रहती हैं। किस पैटर्न में खींची गई रहती हैं? तो क्रिस क्रॉस पैटर्न में खींची गई रहती हैं। इस क्रिस क्रॉस पैटर्न को ही क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं। तो ग्रिड क्या हो गया? ग्लोब पे क्रिस क्रॉस पैटर्न ही है। और वो क्रिस क्रॉस पैटर्न क्या है? तो टू सेट्स ऑफ द लाइंस आर ड्रॉन ऑन द ग्लोब। अब क्या होता है, जो क्रिस क्रॉस पैटर्न है, इसमें जो लाइंस है इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को काटती हैं एट राइट एंगल, 90 डिग्री के एंगल पे वो एक दूसरे को कट करती हैं। बट ऑल आर इमेजिनरी, वो सभी के सभी क्या होती हैं? इमेजिनरी लाइंस होती हैं। अब ध्यान दीजिए, ग्लोब पे जो लाइंस होती है वो दो तरह से खींची जाती हैं, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली का मतलब हुआ, मान लीजिए ग्लोब है और इस पे इस तरह से जो लाइन खींची गई हैं इसे बोलेंगे हॉरिजॉन्टली लाइंस या हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है। और वर्टिकली लाइंस का मतलब हो गया, मान लीजिए ग्लोब है और इस तरह से ऊपर से नीचे तक जो लाइनें खींची गई है इसको बोलेंगे वर्टिकल लाइंस। तो ग्लोब पे दो तरह की लाइन देखने को मिलती है, क्या? हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। अच्छा, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे हम लाइंस ऑफ लैटिट्यूड भी कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं? लाइंस ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं, या इन लाइंस को हम पैरेलल्स भी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, हॉरिजॉन्टल खींची जाने वाली लाइनों को हम क्या बोलेंगे? लाइंस ऑफ लैटिट्यूड या पैरेलल्स। अब अगर वही लाइन वर्टिकल खींची हुई है, इस तरह से खींची हुई है, तो हम क्या बोलेंगे इसे? लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ये बहुत जरूरी है आपका जानना। लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स क्या है? ग्लोब पे खींची हुई वर्टिकल लाइंस है, और इन लाइनों को हम मेरिडियंस भी कहते हैं। तो अगर कोई पूछे कि पैरेलल्स क्या है तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये तो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड है। कोई पूछे कि मेरिडियंस क्या है तो आपको समझ में आना चाहिए लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड है। अच्छा, कोई कहे लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड क्या है तो आपको समझ में आना चाहिए कि ग्लोब पे जो भी वर्टिकल लाइनें खींची गई उन्हीं को क्या कहते हैं? लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं। कोई कहता है कि लाइंस ऑफ लैटिट्यूड क्या है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ग्लोब पे जो हॉरिजॉन्टल लाइंस खींची हुई है उन्हें क्या कहेंगे? लाइंस ऑफ लैटिट्यूड कहेंगे। तो आई होप ये बात समझ में आ गई। अब थोड़ा चलते हैं ग्लोब की तरफ। मान लीजिए ये हमारा ग्लोब है और ये क्या है? टिल्ट है, ठीक है, ये टिल्ट है। अब ग्लोब पे जो लाइन ग्लोब को टू इक्वल हाफ में डिवाइड करेगी, ग्लोब को जो लाइन टू इक्वल हाफ में डिवाइड करेगी, मान लीजिए ग्लोब है और यहां से हमने एक लाइन ऐसे खींच दिया, इसने क्या किया? ऊपर आधा और नीचे आधा, दो भाग में डिवाइड कर दिया, दोनों भाग बराबर है। तो ऊपर वाले भाग को क्या कहेंगे? हेमीस्फेयर, और नीचे वाले भाग को क्या कहेंगे? हेमीस्फेयर। चूंकि ऊपर वाला भाग कहाँ है? नॉर्थ में है, और नीचे वाला भाग कहाँ है? साउथ में है। तो इन हेमीस्फेयर का अपने डायरेक्शन के हिसाब से नाम जुड़ जाएगा। अब कहेंगे कि इक्वेटर के जो नॉर्थ में हेमीस्फेयर उसका नाम क्या होगा? तो इसमें ERN जोड़ दीजिए, तो क्या हो गया? नदर्न हेमीस्फेयर। इक्वेटर के नॉर्थ में जो हेमीस्फेयर उसको क्या बोलेंगे? नदर्न हेमीस्फेयर। और इक्वेटर के साउथ में जो हेमीस्फेयर उसे क्या बोलेंगे? यहाँ पे भी ERN जोड़ दीजिए, क्या हो गया? सदर्न। तो क्या बोलेंगे? सदर्न हेमीस्फेयर। तो हम बोल सकते हैं कि जो इक्वेटर है, एक्चुअली में इक्वेटर क्या है? इक्वेटर लाइंस ऑफ लैटिट्यूड है, वो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड है जो कि ग्लोब को टू इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, और यह सबसे बड़ा लैटिट्यूड भी होता है। क्या होता है? ग्लोब पर खींचा गया सबसे बड़ा लैटिट्यूड कौन है? इक्वेटर। तो इक्वेटर के नॉर्थ में क्या हो गया? नदर्न हेमिस्फेयर, और साउथ में क्या हो गया? सदर्न हेमिस्फेयर। चलिए अब समझते हैं कि ये लैटिट्यूड होता क्या है। तो लैटिट्यूड, पहले हम ये देखें कि ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड।
इस खींची गई लाइन को क्या बोलते हैं? 0 डिग्री लैटीट्यूड। और इस 0 डिग्री लैटीट्यूड को ही हम क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। और इक्वेटर क्या करता है? ग्लोब को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देता है, आधा भाग ऊपर आधा भाग नीचे, ऊपर वाले को नॉर्थ और नीचे वाले को साउथ। तो नदर्न हेमिस्फीयर ये हो गया, सदर्न हेमिस्फीयर ये हो गया। तो अब सवाल ये उठता है कि लैटीट्यूड है क्या? बेसिकली जो लैटीट्यूड है वो एक एंगुलर डिस्टेंस है ऑफ ए प्लेस। यहाँ पे कोई प्लेस लीजिए, चाहे यहाँ पे कोई प्लेस लीजिए, नॉर्थ में या साउथ में, वो क्या है? एंगुलर डिस्टेंस है इन नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर के। इसका मतलब है कि जो लैटीट्यूड है वो एक एंगुलर डिस्टेंस है। आप इक्वेटर के नॉर्थ में कोई प्लेस लीजिए या इक्वेटर के साउथ में कोई प्लेस लीजिए, उसका क्या है? एंगुलर डिस्टेंस है। एंगुलर डिस्टेंस क्या है? लैटीट्यूड है। और जो लैटीट्यूड है उसको हम किस में मेजर करते हैं? लैटीट्यूड को किस में मेजर करते हैं? तो डिग्रीज में मेजर करते हैं। और डिग्रीज किस में डिवाइड होती है? तो मिनट्स में डिवाइड होती है। और मिनट फर्दर किस में डिवाइड होता है? तो सेकेंड्स में डिवाइड होता है। तो आपने देखा कि किसी भी लैटीट्यूड को मेजर करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? डिग्रीज का। और डिग्रीज किस में डिवाइड होती है? मिनट्स में। और मिनट्स किस में डिवाइड होता है? सेकेंड्स में। अब बात करते हैं कि जितने भी लैटीट्यूड्स होते हैं, मतलब ऑल लैटीट्यूड्स, वो कैसे रन करते हैं? सर्कल में रन करते हैं। और वो सभी के सभी क्या होते हैं? इक्वेटर के पैरेलल होते हैं। यानी जो सभी के सभी सर्कल हैं वो क्या है? पैरेलल होती हैं किसके? इक्वेटर के। तो वो कैसे रन करेंगी? ऐसे, इक्वेटर के ऐसे पैरेलल में रन करेंगी, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए। तो ये क्या हो गया कि जितने भी लैटीट्यूड्स हैं वो सर्कल में रन करेंगे, और दूसरा सबके सब इस इक्वेटर वाली लाइन के क्या होंगे? पैरेलल में होंगे, चाहे ऊपर चाहे नीचे। चलिए हम बात करते हैं कि जो लैटीट्यूड है उसकी डायरेक्शन क्या होती है। तो लैटीट्यूड की जो डायरेक्शन है वो क्या होती है? ईस्ट वेस्ट होती है। ईस्ट वेस्ट का मतलब कि आप इसको ऐसे ड्रा करते हैं, ऐसे ड्रा करते हैं, ये क्या हो गया? ईस्ट वेस्ट हो गया। जितनी भी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो क्या हैं? ईस्ट वेस्ट होती हैं। तो कोई पूछे कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ लैटीट्यूड, आप बोलो ईस्ट वेस्ट। अच्छा, आप पता करते हैं कि इस ग्लोब पे टोटल कितनी लैटीट्यूड्स होते हैं। आप जब बात करोगे इक्वेटर की, तो इक्वेटर से ऊपर कितने लैटीट्यूड की लाइन ड्रा हो सकती है? तो 90 लैटीट्यूड्स की लाइन ड्रा हो सकती है। और नीचे वो भी 90 लैटीट्यूड्स की लाइन हम ड्रा कर सकते हैं। अगर हमने नॉर्थ में ड्रा किया है तो हमारा सिंबल क्या होना चाहिए? एन, एन फॉर नॉर्थ। अगर हमने साउथ में ड्रा किया तो हमारा सिंबल क्या होना चाहिए? एस, एस फॉर साउथ। कि ये वाला लैटीट्यूड जो 90 है वो कहाँ का है? नॉर्थ का है। और ये जो लैटीट्यूड है वो कहाँ का है? तो साउथ का है। तो इक्वेटर के ऊपर कितने लैटीट्यूड बनेंगे? 90। इक्वेटर के नीचे कितने बनेंगे? 90। तो 90 90 कितना हो गया? 180। और प्लस यह भी तो एक लैटीट्यूड है, यह भी तो एक लैटीट्यूड है जिसको हम इक्वेटर बोल रहे हैं, तो उसकी संख्या 1 हो गई। तो टोटल संख्या कितनी हो गई? 181। तो अब बात आएगी कि टोटल लैटीट्यूड कितने हैं? 181 है। अच्छा, तो सवाल इस तरह से आ सकता है कि पैरेलल्स ऑफ लैटीट्यूड कितने होते हैं? क्योंकि आप जानते हो ना, लाइंस ऑफ लैटीट्यूड को क्या बोलते हैं? पैरेलल्स भी बोलते हैं। तो पैरेलल्स ऑफ लैटीट्यूड कितने हैं? तो 181 है। क्यों भाई? इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ में 90, इक्वेटर के नीचे साउथ में 90, और खुद अपने आप में एक इक्वेटर। तो टोटल कितने हो गए? 90 + 90 + 1, टोटल इज 181 पैरेलल्स ऑफ लैटीट्यूड। अच्छा, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? जब भी लैटीट्यूड को ड्रा किया जाता है ईस्ट वेस्ट में, तो जैसे हम इक्वेटर से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? ऊपर जाने पे लैटीट्यूड की साइज क्या होती जाएगी? छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। और लैटीट्यूड से जब हम नीचे भी जाएंगे तो लैटीट्यूड की साइज क्या होती जाएगी? छोटी होती जाएगी। अंत में जब यहाँ पोल पे आएंगे तो लैटीट्यूड की साइज क्या होगी? पॉइंट के रूप में हो जाएगी। और यहाँ भी पोल पे आएंगे तो किस रूप में हो जाएगी? एक पॉइंट के रूप में हो जाएगी। और 0 से लेकर यहाँ तक टोटल हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसे करते करते यहाँ पे 90 डिग्री, हर एक डिग्री पे हमें क्या खींचना होता है? एक लैटीट्यूड की लाइन खींचनी होती है, नीचे भी और ऊपर भी। 1 2 3 ये सब डिग्रीज हैं।
और आप क्या करोगे, हर डिग्री पे एक लाइन खींचते चले जाओगे और ये सारी लाइंस क्या बनेंगी, हमारे इस इक्वेटर के पैरेलल बनेंगी, चाहे आप ऊपर बनाओ चाहे आप नीचे बनाओ। दैट्स क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स की। कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड यहाँ पे दिए हुए हैं और आपको सिर्फ फोकस करना है इस लाइन पे। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए इस लाइन को। इस लाइन को क्या कहते हैं, 0 डिग्री लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, 0 डिग्री लाइन कहते हैं। और 0 डिग्री लाइन को ही क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। तो व्हाट इज इक्वेटर, इट इज द 0 डिग्री लैटिट्यूड। व्हाट इज इक्वेटर, इट इज द 0 डिग्री लैटिट्यूड। अब ये जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है यानी कि इक्वेटर है, ये सबसे लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड है। तो कोई पूछे कि लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड का नाम बताइए तो आप क्या बोलेंगे, इक्वेटर या 0 डिग्री लैटिट्यूड। अब आपको चलना है इसके नॉर्थ में या इसके साउथ में। नॉर्थ में ऊपर कहीं भी जाएंगे तो ये कौन सा हेमिस्फीयर होगा, ये होगा नदर्न हेमिस्फीयर। और इसके साउथ में कहीं भी आएंगे तो क्या होगा, सदर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे दो तरह के, दोनों हेमिस्फीयर्स में कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स दिए गए हैं, वो हमें समझना है। ठीक है, यहाँ पे आपको मालूम है कि लैटिट्यूड क्या होता है। लैटिट्यूड एंगुलर डिस्टेंस होता है किसी भी प्लेस का, चाहे नदर्न हेमिस्फीयर में चाहे सदर्न हेमिस्फीयर में। क्या होता है, एंगुलर डिस्टेंस होता है। तो हमने यहाँ पे एक एंगुलर डिस्टेंस लिया है 23.5 डिग्री। क्या लिया है, 23.5 डिग्री। चूंकि लैटिट्यूड को किस में मेजर करते हैं, डिग्री में। तो यहाँ पे क्या हो गया 23.5 डिग्री, क्या, नॉर्थ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम नॉर्थ की तरफ चल रहे हैं तो ये हो गया नॉर्थ। तो यहाँ पे क्या एंगुलर डिस्टेंस दिया, 66.5 डिग्री का एंगुलर डिस्टेंस है। कहाँ पे, नदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, तो ये जो हम नॉर्थ में 23.5 डिग्री लेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और आपको मालूम है कि जून का महीना ये चल रहा है और जून के महीने में जब 21 जून आएगा तो जो सन है वो सीधे इस लाइन पे ओवरहेड होगा, यानी इस लाइन पे डायरेक्ट चमकेगा। तो 21 जून को सन जब इस लाइन पे चमकेगा तो क्या होगा, लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर होगा। क्या होगा, लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर। और आपको मालूम है कि ठीक 22 दिसंबर को सन कहाँ पे ओवरहेड होगा, तो यहाँ पे। ये कौन सा हेमिस्फीयर है, ये है, इसके हम नीचे, इक्वेटर के नीचे है तो सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर में हम कहाँ आ गए, 23.5 डिग्री पे आ गए। तो इस लैटिट्यूड का 23.5 डिग्री के एंगुलर डिस्टेंस वाले लैटिट्यूड को क्या बोलेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इक्वेटर के ऊपर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इक्वेटर के नीचे क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो अगर सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ओवरहेड हो रहा है, डायरेक्ट चमक रहा है, तो हम, ये घटना कब होगी, 21 जून को। और इस दिन क्या होगा, लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर होगा। अगर हम साउथ में आ जाएंगे, सदर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, अगर सन यहाँ चमक रहा है, इस लाइन पे चमक रहा है, तो अगर 22 दिसंबर आएगा तो ये घटना होगी कि सन यहाँ पे चमकेगा। 22 दिसंबर को इस सदर्न हेमिस्फीयर के लिए लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर बनेगा। तो अगर यहाँ पे लॉन्गेस्ट डे है तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डे हो जाएगा। और 21 जून को अगर यहाँ पे लॉन्गेस्ट डे है तो यहाँ पे क्या होगा, शॉर्टेस्ट डे हो जाएगा। तो हमें इसको ध्यान देना है कि 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन ओवरहेड होगा और ये लॉन्गेस्ट डे बनेगा। और 22 दिसंबर को सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे ओवरहेड होगा और यहाँ पे लॉन्गेस्ट डे बनेगा। अब एक और बात करते हैं, सन अगर यहाँ पे ओवरहेड होगा तो क्या होगा, इक्वेटर पे अगर सन डायरेक्ट इक्वेटर पे चमकेगा तो क्या होगा। अगर सन इक्वेटर पे चमकेगा तो दो कंडीशन होगी, एक बार ऊपर से नीचे आएगा तब चमकेगा, एक बार यहाँ से ऊपर जाएगा तब चमकेगा। दो कंडीशन बनेगी। तो हमें दो डेट मिल गई। एक डेट मिली 21 मार्च की। कब, 21 मार्च की। 21 मार्च को सन इस लाइन पे ओवरहेड होगा तो क्या होगा, स्प्रिंग इक्विनॉक्स बनेगा, यानी इक्वल डे इक्वल नाइट। क्या बनेंगे, पूरे साल के लिए इक्वल डे इक्वल नाइट। कब, 21 मार्च को। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि सन यहाँ पे ओवरहेड होगा। ठीक है, इक्वेटर पे चमकेगा डायरेक्ट। और ये घटना एक बार और होगी, 23 सितंबर को होगी। 23 सितंबर को होगी कि सन यहाँ पे
ओवरहेड होगा तो उसको क्या बोलेंगे, ऑटम इक्विनॉक्स। यानी 2 बार 21 मार्च को भी दिन और रात बराबर होंगे और 23 सितंबर को भी दिन और रात बराबर होंगे। ये दिन और रात क्यों बराबर होंगे, क्योंकि सन इस इक्वेटर पे चमकेगा या ठीक इसके ऊपर ओवरहेड होगा, और 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ओवरहेड होगा और 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे ओवरहेड होगा। अब चलते हैं जरा इसके नॉर्थ में 66.5 डिग्री पे। कहाँ चलते हैं, इस इक्वेटर से नॉर्थ में 66.5 डिग्री पे चलते हैं। तो यहाँ पे जो एंगुलर डिस्टेंस है कितना है, 66.5 डिग्री, और इसको हम क्या बोलते हैं, आर्कटिक सर्कल। क्योंकि ये ऊपर वाला हिस्सा क्या है, इसको बोलते हैं आर्कटिक और इसको बोलते हैं अंटार्कटिक। तो यहाँ पे 66.5 डिग्री पे क्या बना है, आर्कटिक सर्कल बना है, और साउथ में जब सदर्न हेमिस्फीयर में आएंगे तो यहाँ भी एक 66.5 डिग्री की लाइन है साउथ के लिए, तो यहाँ पे क्या बना है, अंटार्कटिक सर्कल बना है। तो आपको मालूम होना चाहिए ये दोनों हिस्सा क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर के पार्ट है, और ये दोनों हिस्सा क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के पार्ट है, और बीच में क्या है, इक्वेटर है। अब आपको समझ में आ गया लैटिट्यूड क्या है। तो यह एक एंगुलर डिस्टेंस है, चाहे हम बात करें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए, चाहे बात करें सदर्न हेमिस्फीयर के लिए, किसी भी प्लेस पे। और ये क्या दिए हुए हैं, 0 डिग्री एंगुलर डिस्टेंस है, 23.5 डिग्री एंगुलर डिस्टेंस है, 66.5 डिग्री एंगुलर डिस्टेंस है। लेकिन ये दोनों डिस्टेंस कहाँ लिए गए हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे। ये दोनों भी एंगुलर डिस्टेंस कहाँ लिए गए हैं, सदर्न हेमिस्फीयर पे। चलिए हम बात करते हैं हीट जोन्स ऑफ द अर्थ के बारे में। जो हीट जोन्स ऑफ द अर्थ है वो किससे रिलेटेड है, सन से रिलेटेड है। सन से रिलेटेड है तो सन से हमें क्या मिलता है, हीट मिलता है, लाइट मिलता है, एनर्जी मिलता है। अब बात करते हैं कि जो सन की रेज है, क्या जिस एरिया में वो डायरेक्ट आएगी माने वर्टिकली आएगी, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट रिसीव होगा, और जहाँ पे स्लैंट होके आएगी वहाँ पे सबसे कम हीट रिसीव होगा। तो धरती पे वो प्लेसेस जिनको हीट रिसीव के आधार से कुछ जोन में बांटा गया है वो है टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। टॉरिड का मतलब होता है हॉट एरिया, टॉरिड का मतलब होता है हॉट, टेम्परेट का मतलब होता है मॉडरेट, फ्रिजिड का मतलब होता है कोल्ड। तो टॉरिड जोन कहाँ से कहाँ तक होता है भाई, आपने ये देखा ये 0 डिग्री है तो ये इक्वेटर वाली लाइन है, और ये क्या है 23.5 डिग्री नॉर्थ, तो ये क्या हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन है, और ये 23 डिग्री एंड हाफ साउथ वाली लाइन है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। यानी कैप्रिकॉर्न कहाँ लोकेटेड है, इक्वेटर के साउथ में, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ लोकेटेड है, तो इक्वेटर के नॉर्थ में। तो ये जो एरिया होगा पूरा का पूरा, इस पे क्या होता है कि सन की जो डायरेक्ट रेज होती है ना, वो डायरेक्ट रेज फॉल होती हैं। इस एरिया में सन की डायरेक्ट रेज फॉल होती हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा हीट रिसीव होता है। द एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव्स मोर एंड मोर हीट ड्यू टू डायरेक्ट रेज ऑफ द सन। तो ये एरिया कैसा हो जाता है, ये एरिया हॉटेस्ट हो जाता है, हॉटेस्ट होने के चलते यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और इसी एरिया में बहुत सारा डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। इसी एरिया में अमेजन रिवर है, इसी एरिया में कांगो रिवर है, और इसी एरिया में हमारे केरला का साइलेंट वैली है। अब बात करते हैं हम टेम्परेट जोन की। टेम्परेट जोन में क्या होता है, जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाएंगे, सन की जो रेज है ना वो स्लैंट होती चली जाती है, जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं, मतलब अवे फ्रॉम द इक्वेटर। नियर द इक्वेटर क्या होता है, सन की डायरेक्ट रेज फॉल होती हैं, और अवे फ्रॉम द इक्वेटर क्या होता है, सन की जो स्लैंटिंग रेज है वो फॉल होती है। तो स्लैंटिंग रेज उतना एनर्जी, उतना हीट, उतना लाइट कैरी नहीं कर पाती, इसलिए इस टेम्परेट जोन में ये जो एरिया है, टेम्परेट जोन कहाँ से कहाँ तक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल के बीच का जो एरिया है ये वाला, ये क्या है, ये पूरा का पूरा एरिया हमारा टेम्परेट जोन है, जिसे मॉडरेट जोन कहते हैं। इसमें ना ही ज़्यादा गर्मी रिसीव होती है और ना ही ज़्यादा ठंडी रिसीव होती है। तो ये हमारा नॉर्थ वाला एरिया हो गया। ठीक ऐसे ही ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और जो अंटार्कटिक सर्कल है, इसके बीच का ये एरिया उठाएंगे तो ये भी क्या कहलाएगा, सदर्न हेमिस्फीयर के लिए हमारा टेम्परेट जोन कहलाएगा।
टेम्परेट का मतलब ही हो गया मॉडरेट। ये एरिया ना ही ज़्यादा हीट रिसीव करेगा, ना ही ज़्यादा एनर्जी रिसीव करेगा, ना ही ज़्यादा लाइट रिसीव करेगा। तो ये ना ज़्यादा ठंडा होगा और ना ज़्यादा गर्म होगा। ये एरिया और ये एरिया एक जैसा हीट एक्सपीरियंस करेंगे। अब इसके बाद आता है फ्रिजिड जोन, इसका मतलब कोल्ड। ये इक्वेटर से बहुत दूर है, और जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाएंगे, चाहे ऊपर चाहे नीचे, वैसे वैसे एक्सट्रीमली स्लैंटिंग रेज मिलेंगी सन की। मतलब यदा कदा यहाँ पे जो एक्सट्रीमली स्लैंटिंग रेज होंगी वो यहाँ पे ज़्यादा हीट, बिल्कुल भी हीट कैरी नहीं कर पाएंगी, चाहे वो नॉर्थ पोल का एरिया हो चाहे वो साउथ पोल का एरिया हो, वो हीट कैरी नहीं कर पाएंगी। जो एक्सट्रीमली स्लैंटिंग रेज होंगी सन की वो हीट कैरी नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड रीजन क्रिएट हो जाएगा। अब बात ये करते हैं कि जो फ्रिजिड जोन है नॉर्थ मतलब नदर्न हेमिस्फीयर के लिए, यहाँ से ऊपर के लिए जो फ्रिजिड जोन है वो कहाँ है? आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच का एरिया। ये क्या है? आर्कटिक सर्कल है और ये क्या है? नॉर्थ पोल है। इसके बीच का एरिया क्या है? फ्रिजिड जोन है। और जब हम यही इक्वेटर से साउथ में चलेंगे तो हमारा ये क्या है? ये है लाइन हमारी अंटार्कटिक सर्कल का और ये है साउथ पोल। तो अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच का जो एरिया है वो क्या है? फ्रिजिड जोन है। किसके लिए? सदर्न हेमिस्फीयर के लिए। तो आप ध्यान दीजिए, सबसे ज़्यादा हीट ये एरिया रिसीव करेगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच की। अमेजन रिवर, कांगो रिवर और साइलेंट वैली ऑफ इंडिया इसी एरिया में लोकेटेड है। यहीं पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, यहीं पे सबसे ज़्यादा बारिश होगी और यहीं पे सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी भी हमें देखने को मिलेगी। और जो टेम्परेट जोन है वो तो पूरा मॉडरेट जोन है, इसमें ना ही ज़्यादा गर्मी रहेगी ना ही ज़्यादा ठंडी रहेगी। लेकिन जो फ्रिजिड जोन है वहाँ पे बहुत भयंकर ठंडी पड़ेगी, चाहे नॉर्थ का फ्रिजिड जोन है चाहे साउथ का फ्रिजिड जोन है, टेम्परेचर एक जैसा एक्सपीरियंस होगा। चलिए अब हम समझते हैं लॉन्गिट्यूड क्या होता है। जिस तरह से हमने देखा था लैटिट्यूड क्या था? एंगुलर डिस्टेंस था। ठीक उसी तरह से लॉन्गिट्यूड भी क्या है? एंगुलर डिस्टेंस है किसी भी प्लेस का, चाहे वो प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में हो या वेस्ट में हो। तो अब सवाल ये आता है कि ये प्राइम मेरिडियन क्या होता है? प्राइम मेरिडियन क्या होता है? प्राइम मेरिडियन के ईस्ट या वेस्ट में कोई भी प्लेस का जो एंगुलर डिस्टेंस है वो लॉन्गिट्यूड कहलाता है। और लॉन्गिट्यूड को भी किस में मेजर करते हैं? डिग्री में। लैटिट्यूड को किस में मेजर करते थे? वो भी डिग्री में। ओके, तो आइए देखते हैं प्राइम मेरिडियन क्या होता है। प्राइम मेरिडियन एक्चुअली में लंदन के निकट ग्रीनविच शहर में ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है। लंदन के निकट ग्रीनविच शहर में ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है। इस ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी से जो लाइन नॉर्थ से साउथ पोल को मिलाती है या उसको उससे होकर के गुजरती है उसे क्या मान लिया जाता है? प्राइम मेरिडियन। चलिए इस डायग्राम में देखते हैं। ये क्या है? ग्लोब है। ये क्या है? नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। अब यहाँ से हम एक लाइन खींचते हैं जो नॉर्थ पोल से शुरू होके कहाँ आती है? साउथ पोल को आती है। अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल ज्वाइन हो गए। तो ये लाइन अगर लंदन के निकट ग्रीनविच के ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी से गुजरी है तो इसे क्या मान लिया गया? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड मान लिया गया। क्या माना गया? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। और इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को ही क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन कहते हैं। अब इस प्राइम मेरिडियन के इधर वाले को बोलेंगे ईस्ट लॉन्गिट्यूड और इधर वाले को बोलेंगे वेस्ट लॉन्गिट्यूड। अब यहाँ पे हम दो तरह का हेमिस्फीयर देख सकते हैं। ईस्ट में होने के चलते ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया और ये वेस्ट में होने के चलते ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया। अब बात करते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की। जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है इसे हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड मान रहे हैं। ठीक है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को इंटरनेशनल टाइम लाइन कहते हैं, ITL, इंटरनेशनल टाइम लाइन। और 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, IDL, इंटरनेशनल डेट लाइन। ओके, अब बात करते हैं कि एक सर्कल के अंदर कितना डिग्री होता है? तो एक सर्कल के अंदर 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो अब बताइए कि टोटल नंबर ऑफ मेरिडियन कितने होंगे? तो टोटल नंबर ऑफ मेरिडियंस कितने होंगे? 360 होंगे।
तो बात आएगी कि टोटल लॉन्गिट्यूड वाली लाइंस कितनी है, 360 है। टोटल मेरिडियंस कितने हैं, 360 है। कैसे हुए? जब हम प्राइम मेरिडियन के ईस्ट वाले हेमिस्फेयर में जाएंगे तो यहाँ हमें कितने मेरिडियंस मिलेंगे, 180 मेरिडियंस मिलेंगे। और जब वेस्ट वाले हेमिस्फेयर में आएंगे तो यहाँ पे कितने हमें मेरिडियंस मिलेंगे, यहाँ भी 180 मिलेंगे। तो 180 मेरिडियंस इन ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड 180 मेरिडियंस इन वेस्टर्न हेमिस्फेयर, टोटल नंबर हमें कितने मिल जाएंगे, 180 इक्वल टू 360। तो हाउ मैनी मेरिडियंस इन ऑन अ ग्लोब, तो हाउ मैनी मेरिडियंस, 360 मेरिडियंस ऑन ग्लोब। अब बात करते हैं कि लैटिट्यूड में और लॉन्गिट्यूड में क्या डिफरेंसेस हैं। तो जो लैटिट्यूड होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं और जो लॉन्गिट्यूड होता है वो वर्टिकल लाइंस होती हैं, लेकिन ये दोनों ही लाइन इमेजिनरी लाइंस होती हैं। लैटिट्यूड ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में ड्रा किया जाता है, जबकि लॉन्गिट्यूड नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में ड्रा किया जाता है। द लेंथ ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल। जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं ऊपर या नीचे, तो जो लेंथ होती है किसकी, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड की, वो घटना शुरू कर देती है और पोल पे आके पॉइंट में चेंज हो जाती है। जबकि द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड आर ऑलवेज इक्वल इन लेंथ। जो मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड है उसकी जो लेंथ होती है हमेशा इक्वल होती है। क्या होती है, इक्वल। और ये क्या करता है, डिक्रीज करता है पोल की तरफ जाने पे। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड की संख्या क्या होती है, 181। और जो मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड की संख्या है वो कितना है, 360। अच्छा, लैटिट्यूड की सहायता से हमें क्या पता चल पाता है, हम किसी भी प्लेस के लिए टेम्परेचर को जान पाते हैं कि किसी भी प्लेस का टेम्परेचर अगर हमें जानना है तो किसकी सहायता से जानेंगे, लैटिट्यूड की सहायता से। और अगर किसी भी प्लेस का टाइम हमें जानना है, किसी भी प्लेस का टाइम हमें जानना है तो किसकी सहायता से जानेंगे, लॉन्गिट्यूड की सहायता से। सो द लैटिट्यूड हेल्प अस टू नो द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस एंड लॉन्गिट्यूड हेल्प अस टू नो द टाइम ऑफ अ प्लेस। चलिए अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड टाइम से किस तरह से रिलेटेड है, क्योंकि लॉन्गिट्यूड की सहायता से किसी भी प्लेस का हम टाइम जान पाते हैं। इसमें हमें देखना होता है लोकल टाइम, स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिसको IST भी कहते हैं, एंड ग्रीनविच मीन टाइम जिसे GMT कहते हैं। अच्छा, इसको समझने से पहले हम देखिए टोटल लॉन्गिट्यूड में टोटल कितने लॉन्गिट्यूड थे, तो 360 लॉन्गिट्यूड थे। हमारे अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करने में, वन रोटेशन को कंप्लीट करने में कितना समय लगता है, 24 आवर्स का लगता है। हम कह सकते हैं कि अर्थ 360 डिग्री को या 360 लॉन्गिट्यूड को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेती है, 24 आवर्स का टाइम लेती है। अब हमें निकालना होगा कि अगर 360 डिग्री को कंप्लीट करने में अर्थ को 24 आवर्स का टाइम लगता है तो 1 डिग्री को कंप्लीट करने में अर्थ को कितना टाइम लगेगा, तो 24/360 हो गया। और इस 24 आवर्स को हम मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई हो गया। ये सारी चीज़ें डिवाइड होने के बाद कितना आएगा, 4 मिनट्स का टाइम आएगा। यानी अर्थ को 1 डिग्री कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा, 4 मिनट्स का समय लगेगा। हम जैसा कि जानते हैं कि जो अर्थ का रोटेशन होता है वो वेस्ट टू ईस्ट होता है। इसका मतलब कि जो GMT पे टाइम होगा हम उससे किधर चलेंगे, प्लस में रहेंगे। कितना प्लस में रहेंगे वो समझते हैं। पहले जानते हैं कि लोकल टाइम क्या होता है। बेसिकली जो लोकल टाइम होता है वो टाइम होता है किसी भी प्लेस का, हम उसको कैसे मेजर करते हैं, तो एज पर द मिडडे सन। सो लोकल टाइम इज व्हाट, द टाइम ऑफ अ प्लेस एज पर द मिडडे सन। दूसरा आता है कि स्टैंडर्ड टाइम किसे कहते हैं, स्टैंडर्ड टाइम किसे कहते हैं, तो जो स्टैंडर्ड टाइम होता है वो होल कंट्री का टाइम होता है, द टाइम ऑफ ए होल कंट्री एज पर द GMT। ओके, अब जब लोकल टाइम हो गया, स्टैंडर्ड टाइम हो गया, तो हम बात करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। हर कंट्री का अपना अपना एक स्टैंडर्ड टाइम होगा, तो इंडिया का भी एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, IST कहते हैं। ये टाइम कितना होता है, कितना लिया गया इसको, तो ये है
82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, इसको ध्यान देना है, 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ईस्ट लॉन्गिट्यूड की बात हो रही है, यानी हम प्राइम मेरिडियन से आगे चल रहे हैं। अब ग्रीनविच मीन टाइम, जिसको जीएमटी कहते हैं, ये क्या होता है? तो जो टाइम ग्रीनविच पे, जो ग्रीनविच का टाइम है उसी को हम क्या कहते हैं? ग्रीनविच मीन टाइम है। ठीक है, क्योंकि जो प्राइम मेरिडियन है वो ग्रीनविच शहर से गुजरती है। ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी कहाँ है? ग्रीनविच पे है। और ग्रीनविच कहाँ है? लंदन के पास में है। तो यहाँ से जो प्राइम मेरिडियन गुजरता है उसी के वहाँ पे जो टाइम होगा उसी टाइम को हम क्या कहते हैं? ग्रीनविच मीन टाइम या जीएमटी कहते हैं। और इस जीएमटी से हम कितना आगे चल रहे हैं? 82.5 डिग्री ईस्ट में है। इसका मतलब हुआ कि जीएमटी पे जो टाइम है वो 0 डिग्री है और 1 डिग्री के लिए कितना समय लगता है? 4 मिनट का। तो यहाँ से हम कितना आगे हैं? प्लस 82.5 डिग्री हम ईस्ट में है जीएमटी से। यहाँ पे हमारा जीएमटी है। तो इसका मतलब क्या हो गया? 1 डिग्री के लिए कितना टाइम लग रहा था? 4 मिनट। तो हमें क्या करना होगा? यहाँ पे 82.5 डिग्री को हमें कन्वर्ट करना होगा टाइम में। तो ये कितना होगा? मल्टीप्लाइड बाई 4 मिनट। तो जब इसमें हम मल्टीप्लाइड बाई 4 मिनट करेंगे तो टोटल हमारा जो टाइम आएगा वो आएगा 5 आवर्स 30 मिनट्स का। कितना टाइम आएगा? 5 आवर्स 30 मिनट्स का। तो वो भी किस तरह का टाइम होगा? प्लस 5 आवर्स 30 मिनट्स। तो जो जीएमटी का टाइम है हमारे इंडिया का टाइम उससे 5 घंटा 30 मिनट आगे चलता है। इसका मतलब अगर लंदन में 12 बजे होंगे तो हमारे इंडिया में कितने बजे होंगे? 5:30 हो रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि इस तरीके से हमने जो ग्लोब का चैप्टर था इसको हम लोगों ने फिनिश किया और एक एक चीज़ों को हम लोगों ने समझा। आप इसका नोट्स बनाइएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एंड आंसर्स को देखेंगे जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। थैंक यू सो मच।